नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। लोकतंत्र में आज बात उस डर्टी पिक्चर की जो मोहाली के एक यूनिवर्सिटी में फिल्माई गई। पुलिस तो एक्शन में है, लेकिन इसका कनाडा का एक कनेक्शन कहा जा रहा है। उस पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे मोहाली एमएमएस कांड में बाद महाभारत जो छिड़ी हुई है उसकी भी। पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद अब अलग अलग कॉलेजों के छात्रों के प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। 17 सितंबर को नामीबिया में जो चीते को लाया गया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुनु नेशनल पार्क में छोड़ा, इस दौरान प्रधानमंत्री से अपने कैमरे की कुछ तस्वीरें खींची। अब कहा जा रहा है कि पीएम के कैमरे का लेंस का ढक्कन बंद था। इस वायरल फोटो पर हमने जो सच पता लगाया है, इसके सच का जो हमने लगाने की कोशिश की है, उसको देखा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर बात करेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री ला गणेशन की और भारतीय फुटबॉल के कप्तान सुनील छेत्री की। असली जो कैमरा जीवी हैं वो आपको दिखाएंगे। कैमरा ऑन हुआ तो राज्यपाल ने कैसे फुटबॉल कैप्टन को बिल्कुल बेतरतीब तरीके से साइड हटाते हुए कैमरे के सामने आने की जो उनकी भूख है उसको जरा देखेंगे। और बात करेंगे कि क्यों इस तरीके से सम्मान या अपमान सुनील छेत्री का किया गया। चलिए शुरुआत करते हैं मोहाली से। पंजाब के मोहाली में एमएमएस कांड की जो चिंगारी है वो अब ज़्यादा धड़क रही है। छात्रों का आक्रोश 7वें आसमान पर है। पंजाब सरकार के आदेश के बाद मामले की जांच एसआईटी कर रही है। सड़क पर बवाल और सुलगते कई सवाल हैं। पंजाब के मोहाली में ये जो हो रहा है इसके पीछे कितने नाम हैं और क्या ये एक कोई कनाडा कनेक्शन भी है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारी इस वक्त मिस इन्फॉर्मेशन भी चल रही है। हमारी रिपोर्ट देखिए। मोहाली एमएमएस कांड एक्शन से होगा काम। पंजाब यूनिवर्सिटी में फिल्माई गई डर्टी पिक्चर की जांच तेजी से अपने मुकाम तक पहुंच रही है। एमएमएस कांड पर पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में है। 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ऑल आर इनोसेंट बिकॉज इवन लड़की भी इनोसेंट है, बिकॉज उसने कोई ऐसा वीडियो किसी को सेंड नहीं किया है जिसके अंदर को ऑब्जेक्शन हो किसी लड़की ने तो माना कि उसने वीडियो बनाया। दैट्स हर ओनली हर। जो तीसरा रंका सिंह, इसकी क्या भूमिका? इसका जस्ट इसके कांटेक्ट थे इन दोनों के साथ में, सन्नी और लड़की के साथ। बाहर के लोग भी हैं जो कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल कॉल्स आ रहे हैं, उसका क्या कनेक्शन? इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन सर। वेट फॉर 1 वीक। सनी इज सेइंग कि मेरी डीपी को यूज करके और किसी ने वायरल किया है। मैंने ऑल्दो आई एम द फ्रेंड ऑफ दिस स्माइली बट आई डिड नॉट यूज दैट। आरोपी नंबर 1 पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्रा। आरोपी नंबर 2 रंकज सिंह। आरोपी नंबर 3 सनी। पंजाब यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड के बाद छात्रों का आक्रोश परवान चढ़ा तो पंजाब पुलिस के एक्शन के बाद तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। बाद में कोर्ट में पेश किया गया। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने तुरंत तीनों आरोपियों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। Unfortunate incident which took place in Chandigarh University. I want to apprise that investigations are going on at full pace. Police has made 3 arrests in the case, including that of a student and 2 others from Himachal Pradesh. Certain electronic devices have been seized. I would like to thank DGP Himachal Pradesh and the Himachal Police for extending all cooperation to Punjab Police in making the arrest late yesterday. डर्टी पिक्चर के पीछे कितने नाम? आरोपियों से पूछताछ में क्या मिलेगा? पंजाब यूनिवर्सिटी में फिल्माए गए डर्टी पिक्चर के पीछे आखिर और कौन-कौन है? तीनों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि कड़ाई से पूछताछ के बाद काफी कुछ खुलासा होने की उम्मीद है। फिलहाल पंजाब सरकार के आदेश के बाद मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अब आपको ये भी बता दें कि एसआईटी की टीम में कौन-कौन है। पंजाब पुलिस ने किया गठन। एसआईटी की टीम में 3 सदस्य, टीम में तीनों महिलाएं। अब आपको यह भी बता दें कि अतिरिक्त डीजीपी गुरप्रीत देव की देखरेख में एसआईटी की टीम काम करेगी। डर्टी पिक्चर के पीछे और कौन-कौन? एमएमएस कांड का क्या है इंटरनेशनल कनेक्शन? ये सवाल बेहद अहम है और सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या इस डर्टी पिक्चर के पीछे इंटरनेशनल कनेक्शन है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियों ने यह दावा किया है कि उन्हें कनाडा समेत कई विदेशी नंबरों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं।
क्या प्रोटेस्ट खत्म हो गया है कि चल रहा है? हाँ जी, एक बार तो हो गया जी, 100 रात को चल रहा था। बाद में पुलिस ने कर ली डिमांड पूरी जो थी बच्चों की। अब ठीक है सब कुछ। पर लग रहा है कि काफ़ी लड़कियां यहाँ से छोड़ के जा रही हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि जो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की तरफ से कोई दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, दबाव तो मतलब मैटर को जरूर दबाने की थोड़ी बहुत कोशिश हुई। तो आप भी हॉस्टलर हैं? हाँ जी, हॉस्टलर हैं। क्या घर जा रहे हैं? हाँ जी, आज घर जा रहे हैं। तो क्योंकि अब हफ्ते की छुट्टियाँ होगी ना, तो अब घर एक बार जाते हैं। तो कल तो 2 दिन की डिक्लेयर की थी, अब हफ्ते की बोल दी है? हाँ जी, हफ्ते की है जी। तो क्या लगता है कि प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ लड़कों की बच्चों की आवाज़? तो जी जो होना था हो चुका है, बच्चों की मांगे भी मान ली हैं। तो आप प्रोटेस्ट में थे? हाँ जी, नहीं हम नहीं थे। तो क्या मांगे, क्या मानी? मांगे जो बच्चों जो वीडियो में आ रहे थे, है ना, जो फर्स्ट डे आ रहे थे, उन पे थोड़ा बहुत उनको कह रहे थे कि आपके ऊपर एक्शन आ सकता। उन्होंने कहा भी अब हम पर कोई एक्शन नहीं आना चाहिए। आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं कि क्या? हाँ जी, अपनी मर्जी। तो क्या प्रोटेस्ट खत्म हो गया है यहाँ पे? हमें कुछ नहीं पता। तो आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं, तो क्या मैनेजमेंट की तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं है? नहीं। तो क्या लगता है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रही है? आपको क्या लगता है? सर, डोंट नो। तो क्या प्रोटेस्ट खत्म हो गया? नहीं। तो चल रहा है प्रोटेस्ट? तो आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं घर पे? यस। एमएमएस कांड के बाद छात्रों का आक्रोश थमा नहीं है और पंजाब सरकार ने वादा किया कि किसी भी हाल में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मामला बहुत गंभीर है, संवेदनशील है। अरविंद केजरीवाल जी, हमारे नेता ने भी, भगवंत मान साहब ने, सबने अपील करी है कि सब स्टूडेंट शांति बनाए रखें। हम पीड़ित और पीड़ितों के परिवार के साथ खड़े हैं और न्याय इसमें होगा। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी चल रही है। पंजाब पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करके पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अक्यूज्ड को, अभियुक्त को अरेस्ट किया। यहाँ तक कि कोई शख्स शिमला में बैठे थे जो इस पूरे प्रकरण में जुड़े थे, उनको तक अरेस्ट किया। फॉरेंसिक जांच हो रही है फोन्स की, कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं, कथातथित तौर पे लगे हैं, कहाँ लगे हैं, कैसे लगे हैं, उनकी जांच चल रही है। सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स, एसएसपी, आईजी और एडीजीपी रैंक के फीमेल ऑफिशियल्स को हमने वहाँ मैदान में उतारा है, मौके पर मौजूद हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं और स्थिति आज के समय सामान्य है। बस मैं इतनी चीज़ कहना चाहूँगा कि न्याय इसमें होगा, जल्द होगा, स्विफ्ट एंड इफेक्टिव एक्शन विल बी टेकन। हाथ जोड़ के सबसे अपील है कि शांति। फिलहाल पंजाब यूनिवर्सिटी को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। अब यूनिवर्सिटी 24 सितंबर को खोला जाएगा। उधर छात्रों को घर भेजने के लिए प्रशासन ने बस का इंतजाम किया है और उन्हें घर भेजा जा रहा है। पंजाब के मोहाली से मनोज कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत। पंजाब पुलिस ने अब तक कहा है कि जो फोन बरामद हुआ है उसमें उस लड़की को अपने वीडियोस छोड़कर किसी और का कोई वीडियो नहीं मिला है। तो अगर ऐसा वीडियो नहीं मिला है और वो जो व्यक्ति है जिसको वो वीडियो भेजे गए थे वो लड़की को जानता है, तो उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया है? अगर अरेस्ट सिर्फ इसलिए किया गया है कि मिस इन्फॉर्मेशन कम हो जाए, तो उन लोगों को न्यायिक हिरासत में क्यों भेजा गया? कई सारे सवाल हैं, कई पेचीदगियां हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और उसी का इंतजार करना होगा। चंडीगढ़ में एमएमएस विवाद के बाद पंजाब के अलग अलग कॉलेजों में अब प्रदर्शन शुरू हो गए। संगरूर में छात्र प्रदर्शन करते नजर आए। यहां रणवीर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रशासन और पंजाब पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर छात्र छात्राएं कॉलेज के परिसर में इकट्ठा हुए और विरोध जाहिर किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि मामले में इंसाफ नहीं मिला तो प्रदर्शन और तेज होगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों इंसाफ दो, इंसाफ दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। पंजाब से राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, आपको बता देते हैं। बीजेपी में कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता, जिन्होंने चुनाव से पहले जब कांग्रेस ने उन्हें हटाया था तो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी, वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उनको सदस्यता दिलाई। कैप्टन के साथ 15 और नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी जो है पंजाब कांग्रेस जो बनाई थी उन्होंने, वो भी अब बीजेपी में शामिल हो गई है, यानी कि पार्टी का भी विलय कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने राजनीतिक करियर की आखिरी इनिंग्स खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी में, बताइए इतना लंबा करियर कांग्रेस का, और अब अंत में बीजेपी का दामन थामकर आगे की राजनीति की इनिंग्स खेलेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त बात कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सर साहिबान और आज साढ़े इत्थे विराजमान सारे मेरे साथी और साढ़े पार्टी के सारे मेरे इधर सारे नहीं आ सके, कुछ दूजे कमरे दे विच भी ने।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਆਏ हैं इसलिए कि मैं बाहर जाਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ थोड़ी स्पाइन ਦੀ प्रॉब्लम सी मैं ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ और ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ से कि अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬਣਦਾ ਤੇ ਹੁਣ समय आ गया कि ਆਪਾਂ बीजेपी ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰੀਏ ਤੇ मैं ਉਦੋਂ फिर लिख दिता सी प्राइम मिनिस्टर साहब नूं होम मिनिस्टर साहब नूं नड्डा साहब नूं सारिਆਂ ਨੂੰ कि मैं जाया वां ऑपरेशन कराया वां और उस बाद मैं जब आऊँगा तो फिर मैं थोड़े नाल संपर्क जोड़ के वो तो बाद असीं थोड़े विच शामिल। कैप्टन अमरिंदर सिंह बता रहे हैं कि और ये एक फायदे का सौदा बीजेपी के लिए हो सकता है क्योंकि बीजेपी का पंजाब में कोई बड़ा चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको चेहरे के रूप में मिल जाएंगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस से बदला लेने की उनकी मंशा है वो बीजेपी में शामिल होकर पूरा भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुई। विपक्ष के नेताओं ने एक एक करके इस तस्वीर को ट्वीट किया लेकिन थोड़ी देर बाद खबर आई कि नेता जिस तस्वीर को ट्वीट कर रहे हैं वो फेक है। तो क्या प्रधानमंत्री की किरकिरी करने के लिए मजाक उड़ाने के लिए ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया था? ट्विटर और अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर प्रधानमंत्री की एक तस्वीर चीते से भी तेज रफ्तार से दौड़ रही है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल के नेताओं ने खास तस्वीर शेयर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोमवार को एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, मुझे लगता है कि इस तस्वीर से छेड़छाड़ की गई है। दिग्विजय सिंह जिस तस्वीर को मौफ बता रहे हैं, कांग्रेस के कई नेताओं ने इसी तस्वीर के जरिए प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया। एक एक करके जरा नेताओं और पार्टी के अलग अलग ट्विटर हैंडल्स की फहरिस्त देखिए। दमन एंड दीव कांग्रेस सेवा दल, महाराष्ट्र कांग्रेस सेवा दल, इनामुर नस्तर, इशिता सेधा, सब के सब ने यह तस्वीर लगाई। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमन दुबे ने लिखा, बिना लेंस कवर हटाए फोटोग्राफी करने की अद्भुत कला। अब सवाल यह उठता है कि किसी तस्वीर की सत्यता जाने बिना उसे ट्वीट करके जनता को गुमराह करने की अद्भुत कला कहां से लाते हैं ये नेता। अब जरा इस तस्वीर की सच्चाई जान लीजिए। इस तस्वीर को सबसे पहले ट्वीट किया था टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने, लेकिन उन्होंने थोड़ी ही देर बाद इस तस्वीर को डिलीट कर दिया क्योंकि ये तस्वीर फेक थी। अब जरा इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। यह तस्वीर 17 सितंबर की है जब मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया के चीतों को लाया गया था। प्रधानमंत्री कैमरे से चीतों की तस्वीर खींच रहे थे। यह उसकी रियल पिक्चर है, लेकिन किसी ने इस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर दी और यह दूसरी तस्वीर देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फेक पिक्चर में कैमरे पर कवर लगा है। मॉर्फ करने वाले शख्स ने निकॉन कंपनी के कैमरे पर कैनन का कवर लगा दिया, साथ ही उल्टी फोटो पर सीधा कवर लगाया है। गौर से देखिए तो निकॉन उल्टा लिखा है और कैनन सीधा। इसी फेक न्यूज प्रोपेगेंडा का शिकार विपक्ष के नेता हो गए और प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने की इन्हें इतनी जल्दी थी कि तस्वीर को क्रॉस चेक तक नहीं किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की एक और ऐसी ही तस्वीर के साथ उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने यह तस्वीर पोस्ट कर लिखा, मोदी जी को यह तक नहीं पता कि फोटो खींचते वक्त कवर हटाना होता है। कांग्रेस नेता सुप्रमा ने भी ऐसी ही तस्वीर ट्वीट की। अब आपको इस तस्वीर की सच्चाई भी दिखाते हैं। यह है वो तस्वीर जो कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट की और यह है वो रियल वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री चीताओं की तस्वीर खींच रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने उस एंगल से ली गई तस्वीर को ट्वीट किया है जिसमें कैमरे का लेंस साफ तौर पर नहीं दिख रहा है, जबकि सच्चाई है कि प्रधानमंत्री ने फोटो खींचते वक्त कैमरे का लेंस हटा लिया था। ऐसा पहली बार नहीं है जब तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए फोटो या वीडियो के जरिए विपक्ष के नेताओं ने मोदी को निशाना बनाया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के फेयरवेल सेरेमनी के दौरान का एक वीडियो शेयर किया और यह दावा किया कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है, जबकि सच्चाई कुछ और थी। टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने जून 2021 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर शेयर की और उनका मजाक उड़ाया था। जवाहर सरकार ने प्रधानमंत्री की यह तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें नीता अंबानी दिखाई दे रही है, जबकि असल में इस फोटो में प्रधानमंत्री समाज सेवी दीपिका मंडल से मुलाकात कर रहे थे।
हालांकि जवाहर सरकार ने इस ट्वीट को भी बाद में डिलीट कर दिया था। सवाल यह है कि जवाहर सरकार खुद फेक न्यूज का शिकार होते हैं या फिर जानबूझकर ऐसा करते हैं, क्योंकि जवाहर सरकार प्रसार भारती के सीईओ रह चुके हैं। सवाल विपक्ष के नेताओं पर उठता है कि एक जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद फेक न्यूज को बढ़ावा क्यों देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बिल्कुल सही बात है, सवाल उठने भी चाहिए, फेक न्यूज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और विपक्ष के नेताओं को प्रधानमंत्री को अगर घेरना है तो और बहुत तरीके मिल जाएंगे प्रधानमंत्री को घेरने के लिए, लेकिन ये जो फेक न्यूज का पूरा बवाल है, बवंडर है, ये सिर्फ विपक्ष तक ही सीमित नहीं है। सोशल मीडिया के दौर में कई बार देखा गया कि हर पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी किस तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर गलत इंफॉर्मेशन या फिर फेक फोटोज को आगे बढ़ा के अपना एजेंडा साधने की कोशिश करती हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, अब अगली खबर का रुख करते हैं। कुछ लोगों को फोटो खिंचवाने का, खुद अपनी फोटो को आके लाने का, कैमरा के सामने होने का इतनी सनक सवार है कि कई बार ऐसा होता है कि तस्वीर में आने की चाह में वो लोगों का अपमान तक कर बैठते हैं। पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल की इसी ललक ने उन्हें अब विवादों में खड़ा कर दिया है। कोलकाता में एक फुटबॉल मैच के बाद कप्तान सुनील छेत्री को ट्रॉफी वो दे रहे थे, तब छेत्री को एक हाथ से किनारे करके अपनी को आगे लाने की इस ललक ने वेस्ट बंगाल के गवर्नर की जो सोशल मीडिया पर बखिया उधेड़ी है वो आप देख लीजिए। अटेंशन सीकर, शुद्ध हिंदी में कहें तो ध्यान साधक, और अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो छपास। इस शब्द का अर्थ जानने के बाद अब यह बताएं कि इन लोगों में से छपास किसे है। हम क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ ही गए होंगे। तस्वीर में नीली जर्सी में खड़े हैं भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री और उनके ठीक पीछे हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री ला गणेशन। अब बस देखते जाइए कि राज्यपाल महोदय क्या करते हैं। श्रीमान गणेशन यहां ट्रॉफी देने आए थे, लेकिन इस दौरान वो जिन्हें ट्रॉफी दे रहे हैं उन्हें ही पीछे हटा दिया। इन्हें फोटो खिंचवाने का ऐसा क्रेज है कि खिलाड़ी की गरिमा का स्मरण ही नहीं रहा। दरअसल कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 131वां संस्करण चल रहा था। यहां बेंगलुरु एफसी की टीम ने मुंबई को 2-1 से हराकर पहली बार यह खिताब जीता। इस समारोह में राज्यपाल ट्रॉफी देने पहुंचे, लेकिन कैमरे पर आने के चक्कर में उन्होंने बेंगलुरु के टीम के कप्तान सुनील छेत्री का ही अपमान कर दिया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया तो लोगों ने इस पर क्या क्या लिखा है अब वो भी देखिए। सौरभ नाम के एक ट्विटर यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, फुटबॉल का डूरंट कप जीतने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को बहुत बहुत बधाई। टीम के कप्तान सुनील छेत्री पता नहीं क्यों फोटो में आ गए। अजय तिवारी लिखते हैं कि नेताओं को हमेशा लगता है कि उनका योगदान खिलाड़ियों से ज्यादा होता है। एक यूजर ने तो यह तक लिख दिया कि इस तरह से पुरस्कार देने के बजाय नहीं देते, इससे खिलाड़ियों का मनोबल और खराब होता है। अब राज्यपाल महोदय का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। ट्रॉफी देने के दौरान श्री गणेशन ने एक और प्लेयर को धक्का दिया था। बेचारा इस खिलाड़ी को भी नहीं पता कि राज्यपाल को फोटो खिंचवाने का इतना शौक है कि उसे धक्का दे देंगे। इस देश में क्रिकेट के सामने वैसे ही फुटबॉल जैसे स्पोर्ट अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बावजूद इसके भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान और दुनिया के 5वें सर्वाधिक इंटरनेशनल गोल स्कोरर सुनील छेत्री को स्टेज पर इस तरह अपमानित करना वाकई शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। ऐसे लोगों के लिए एक शब्द है कैमरा जीवी, जैसा छपास आपको शुरुआत में बताया। अब राज्यपाल साहब को कम से कम इतनी तो जहमत उठानी चाहिए कि आके थोड़ी माफी मांग लें कप्तान सुनील छेत्री से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की, जहां पर उप मुख्यमंत्री और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बिहार के अलग अलग, पटना में खास तौर से अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से थोड़ा सुधार आए अस्पताल की सुविधाओं में। अच्छी बात है, लेकिन उनके खुद के गृह जिले गोपालगंज में अस्पतालों की हालत क्या है, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। मतलब जाकर मतलब उसमें ट्रीटमेंट पेशेंट को करना पड़ रहा है, उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है,
ये उस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। जी सर, हम लोग को भी पूरा पैर में ऐसा इचिंग टाइप का हो। जिस राज्य का डिप्टी सीएम ही स्वास्थ्य मंत्री है, ये उस राज्य का सरकारी अस्पताल है। हाँ, ये पीछे से नाले का पानी आ जाता है, नीचे इसका लेवल थोड़ा नीचे है, इसलिए नाले का पानी आ जाता है बैक फ्लो करके। जी हाँ, ये बिहार है, ये बिहार का बेहाल और बीमार अस्पताल है। पानी में मतलब जाकर मतलब उसमें ट्रीटमेंट पेशेंट को करना पड़ रहा है, उससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये बिहार का कोई ऐसा वैसा जिला भी नहीं, गोपालगंज स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का गृह जिला, लेकिन यहाँ का सदर अस्पताल इस वक्त नाले के पानी से पटा पड़ा है। अस्पताल के बाहर पानी, इमरजेंसी वार्ड के बाहर जल जमाव, मरीजों के वार्ड में नाले का पानी, डॉक्टर साहब के चैम्बर में भी पानी घुसा हुआ है। डॉक्टर और नर्स परेशान हैं, मरीजों के साथ साथ उनकी जान पर बनाई है। अब मरीजों का हाल भगवान भरोसे ही छोड़ दीजिए। पानी में मतलब जाकर मतलब उसमें ट्रीटमेंट पेशेंट को करना पड़ रहा है, उससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो कैसे काम करते होंगे? अब उसमें तो करंट पास होने का भी चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब इसलिए हाँ बहुत ज्यादा है। फिर ऊपर से छत वगैरह भी जो मतलब पानी के नमी के कारण तो टूटने का भी डर है। बहुत परेशानी हो रही है, पूरा पैर कपड़ा मोड़ के तब काम करना पड़ रहा है। संक्रमण का भी हाँ, संक्रमण का खतरा है, पूरा नाले का पानी है, बहुत परेशानी तो है ही। रात में इस हालात में कैसे इलाज कर पाते होंगे? रात में तो और दिक्कत होती है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, इलाज करना ही है, इलाज करना ही है। पानी में हम लोग घूम घूम के पेशेंट लोग का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। गोपालगंज का ये हाल तब है जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ही इस जिले से आते हैं। ये हाल तब है जब स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को 60 दिन का अल्टीमेटम दे रखा है। यहाँ आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं। डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी यादव राजधानी पटना में आधी रात को अस्पतालों के औचक निरीक्षण पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर डॉक्टर और स्टाफ को फटकार लगाते हैं, और वहीं उनके खुद के जिले का सरकारी अस्पताल नाले के पानी में डूबा है। ये तस्वीरें सोचने पर विवश करती हैं कि जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के जिले के सरकारी अस्पताल की हालत ऐसी है तो बाकी जिलों का क्या ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। देश भर में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर विवाद खड़ा हुआ है। इसी बीच दिल्ली में वक्फ की एक ऐसी प्रॉपर्टी सामने आई है जहां वक्फ बोर्ड ने खुद स्कूल को बंद करवाकर दुकानें बनवा दी, और जहां बच्चों को तालीम दी जाती थी। इस जगह को दुकान बनाकर लाखों रुपए की कमाई की जा रही है। इतना ही नहीं, इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान भी अब इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट। वक्फ का कैसा फरमान, स्कूल की जगह दुकान। वक्फ के नाम पर कहां घोटाला, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर डाला। वक्फ बोर्ड में जाता है, ये वक्फ बोर्ड की जगह है। टाइम्स नाउ, नव भारत लगातार देश भर में वक्फ बोर्ड के काले कारनामों का पर्दाफाश कर रहा है, और अब इसी कड़ी में दिल्ली में एक वक्फ की प्रॉपर्टी का मामला सामने आया है, जहां स्कूल को हटाकर दुकानें बना दी गई, वो भी 11। अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए जिन जमीनों को गैरकानूनी रूप से किराए पे देने का आरोप लग रहा है, उनमें से एक जमीन के पास हम खड़े हैं। ये फतेहपुरी इलाका है, फतेहपुरी मस्जिद के पास का इलाका है, और यहाँ पे जो दुकानें देख रहे हैं, ये दुकानें हाल में ही दुकानें बनी हैं, और बताया गया है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है। दरअसल यहाँ पे स्कूल चलते हैं, फतेहपुरी मुस्लिम स्कूल चला करते थे। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और एक प्राइमरी स्कूल है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो अभी फर्स्ट फ्लोर पर चल रहा है, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल है उसके बारे में बताया गया है कि प्राइमरी स्कूल इस एरिया इस तरफ था, और उसको तोड़कर यहाँ पर करीब 11 दुकानें बनाई गई हैं, जिनको लाखों रुपए की लीज पर दिया गया है। ये तस्वीर देखिए, पहले इस जगह पर प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ दुकानें बना दी गई हैं, और इसकी जगह पर स्कूल को कहीं शिफ्ट भी नहीं किया गया। मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा है, ऐसे में सवाल दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर भी उठते हैं। पता है कौन है? अमानतुल्लाह खान, जो इस वक्त एसीबी के चंगुल में है।
इन दुकानों को वक्फ बोर्ड ने किराए पे दिया है। जो शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है और एसीबी ने अब उसको संज्ञान लिया है। शिकायतकर्ता का आरोप यह है कि स्कूल की जमीन को गलत तरीके से तोड़ा गया, दुकानें बनाई गई, उन दुकानों को किराए पे दिया गया। जो वक्फ बोर्ड स्कूल था वो गरीब बच्चों के लिए स्कूल था और स्कूल में बच्चों की पढ़ाई होनी थी। स्कूल तो ठीक नहीं किया गया बल्कि उसको तोड़कर इस तरीके की दुकानें बनाई गई। अमानतुल्लाह खान से एसीबी लगातार पूछताछ कर रही है और जाहिर सी बात है इस मामले पर भी पूछताछ होनी तय, क्योंकि दावा है कि स्कूलों को बंद करके जो दुकानें खोली गई हैं उससे जमकर कमाई की गई। ये हम नहीं बल्कि स्थानीय लोग कह रहे हैं। यहाँ पे स्कूल हुआ करता था, वो स्कूल वक्फ बोर्ड का था। वक्फ बोर्ड का स्कूल था, पहली से लेके 5वीं तक था और जब 5वीं से बच्चे फारिग हो जाया करते थे तो ऊपर 6वीं में चले जाया करते थे कि ऊपर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जी। तो लिहाजा ये स्कूल खत्म कर दिया गया और यहाँ दुकानें निकाल दी गई। ये कोई वक्फ बोर्ड का रेजुलेशन निकला था या गैर कानूनी रूप से किया गया है? कानूनी तौर पे है, गैर कानूनी तौर पे। यहाँ पहला सवाल ये उठता है कि प्राइमरी स्कूल की जगह दुकानें क्यों खोली गई और दूसरा ये कि इन दुकानों का आवंटन किस आधार पर किया गया। दबी जुबान में लोग ये बात करते हैं कि दुकानों के आवंटन के लिए कोई नोटिस या सर्कुलर तक नहीं निकाला गया बल्कि अमानतुल्लाह खान के करीबियों को सीधे दे दिया गया। क्या इनके करीबी हैं या फिर ये सब जो है किस तरीके से दी गई है? करीबी समझो, करीबी की दी गई। अभी समझ लीजिए मेरा आपको ताल्लुक आता है, मेरे को मिल गई। अच्छा ऐसा हो, कोई इन्होंने मांगी जो इनको नहीं मिली नहीं, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड का तो हमेशा सर्कुलर निकलता है कि इसमें कुछ नहीं हुआ। इसमें तो एक पार्टी का एक आदमी आगे था, वो पैसे ले रहा था और उसने अपनी मर्जी से अपने रिश्तेदार को, अपने 3 भाइयों को भी, 3-4 भाइयों को, अपने मामा को भी, इस तरह एक ही आदमी था और जिनका ताल्लुक अमानतुल्लाह से निकल गया तो उन्होंने डायरेक्ट 1-2 आदमी ने डायरेक्ट दिए, अमानतुल्लाह खान ने डायरेक्ट दिए। तो वहाँ पर ताल्लुक निकल जाते हैं तो आदमी सोचता है कि मेरा कुछ फायदा होगा। वो जो व्यक्ति बता रहे हैं वो भी अमानतुल्लाह खान से लिंक होगा, उनके बिना कोई नहीं सकता। स्थानीय लोग भी गुस्से में हैं, होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस जगह पर बच्चे तालीम लिया करते थे उस जगह पर वक्फ बोर्ड ने अपनी मनमानी करते हुए दुकानें बना दी और उन दुकानों का आवंटन करने में भयंकर धांधली की गई। बोर्ड जो है वो एक एक्ट है उसका 1995 का, उस एक्ट के खिलाफ वर्जी कर रहा था और उस एक्ट के खिलाफ काम कर रहा था। दिल्ली वक्फ बोर्ड एक ओखला का एक खानदान है, वो ही चला रहा था और दिल्ली वक्फ बोर्ड में ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि ये कोई इदारा नहीं है, एक खानदान इसको मालिक बन चुका और वो खानदान इसका चला रहा है और उसी तरह चला रहा था। कोई उसके अंदर एक्ट के जो रूल रेगुलेशन थे उसके खिलाफ सारे काम हो रहे थे, कोई रेजुलेशन लीगल तरीके से पास नहीं हो रहे थे, सारे रेजुलेशन जो थे वो इलीगल तरीके से पास हो रहे थे और उसके अंदर जितनी भी भर्तियां हो रही थी, जितने भी फंडिंग हो रही थी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था और जितनी भर्तियां हो रही थी वो सब अपने घर, कुनबा, खानदान, रिश्तेदार, मामा, चाचा, पापू, फूफी, ये सब इनकी भर्ती वहाँ पर हुई है। वक्फ की जमीन पर घोटाले का ये कोई पहला मामला नहीं है, यही वजह है कि वक्फ बोर्ड पर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली से ऐश्वर्या जैन के साथ मोहित ओम, टाइम्स नाउ, नव भारत। वक्फ बोर्ड के नाम पर देश भर में टाइम्स नाउ, नव भारत की पड़ताल चल रही है। कहां वक्फ की जमीन के नाम पर गड़बड़ चल रही है, इसकी पड़ताल ग्राउंड जीरो से हम लेकर आ रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड का तो यहाँ लूट मचाई का धंधा है। आप देखिए यहाँ 50 करोड़ रुपए की एफडी तनख्वाह की। 10-12 साल से मतलब ये वक्फ बोर्ड वाले हमारे को परेशान कर रहे हैं। दीन और दान, ये कैसा खेल भाईजान। नाम मजहब का, काम जमीन माफिया का। वक्फ एक्ट सेकुलर देश में सबसे बड़ा धोखा। अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति उसकी है। टाइम्स नाउ, नव भारत की स्पेशल शो सवाल पब्लिक का और न्यूज की पाठशाला में वक्फ बोर्ड के नाम पर मची प्रॉपर्टी कब्जाने की लूट का खुलासा हुआ तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। एक तरफ आचार संहिता लग रही थी, दूसरी तरफ गजट निकालकर वक्फ बोर्ड को संपत्ति सौंपी जा रही थी सरकार की। बोर्ड ये मान ले कि ये संपत्ति उसकी है,
तो वो उस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है। वाह भाई वाह। हमने तमिलनाडु के उस गांव की कहानी आपको बताई जो एक हिंदू बाहुल गांव है, जहां अपनी ही जमीन बेचने के लिए एक हिंदू को मुस्लिम वक्फ बोर्ड की इजाजत लेनी पड़ी, क्योंकि पूरे गांव को ही वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया था। हम अब आपके सामने वक्फ एक्ट के उन अध्यायों को खोलेंगे जिन्हें देखकर, पढ़कर और सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ये कैसा सेकुलर देश है जहां 1995 का एक एक्ट सिर्फ एक धर्म को विशेष अधिकार देता है। वक्फ एक्ट की बात बाद में करेंगे। फिलहाल आपको दिल्ली के महरौली इलाके में लेकर चलते हैं, जहां देश के तमाम कानूनों को ताक पर रखकर सिर्फ एक एक्ट की बुनियाद पर वक्फ बोर्ड का कब्जा कायम है। ये लाड़ासराय का इलाका है और महरौली के जंगलों में हम यहाँ पर हैं। ये महरौली का पहाड़ है, अगर हम दिखाएं तो ये एक तरह महरौली की पहाड़ियाँ, जहाँ अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर एक ये इस्लाम मस्जिद बनी है। और अगर आप देखें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर एक बोर्ड जो है लगाया हुआ है, जिस पे उन्होंने सूचना दी है, चेतावनी कि ये ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की है और इस पे अवैध कब्जा करने वालों पर धारा 54 के वक्फ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कहीं भी मामलों में जहां पर ज़मीनी विवाद होता है, वहां पर वक्फ यही कहता है कि उसके पास अब्सोल्यूट अधिकार है कि अगर उसे लगता है कि वो ज़मीन मुसलमानों से जुड़ी हुई है तो उन पर वो अपना अधिकार कर सकता है। और ऐसे मामलों के जो विवाद हैं वो सिर्फ वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही निपटाए जा सकते हैं। और इस अगर आप जगह को देखें तो यहाँ पर कुछ एक 5-6 आपको पक्की जो हैं वो कब्र नज़र आएंगी, और इसी के बिना पर जो है यहाँ पर एक मस्जिद खड़ी की गई और उस मस्जिद के आधार पर जो है ये दावा किया गया कि ये जो जगह जंगलों के बीच में है वो वक्फ की ज़मीन है। और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए कहता है कि ये ज़मीन उसकी है। आखिर वक्फ बोर्ड इतना ताकतवर कैसे हो गया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण पर भी वो हावी हो गया? इसके लिए आपको वक्फ एक्ट की उन धाराओं को ध्यान से देखना होगा जिनकी बिना पर आज वक्फ बोर्ड रक्षा और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति का मालिक है। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 40 क्या कहता है? कहता है अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति उसकी है तो वो उसकी जांच कर सकता है, और अगर बोर्ड ये मान ले कि ये संपत्ति उसकी है तो वो उस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है। वाह भाई वाह। मुझे ये जमीन अच्छी लगी, मैं वहां जाकर खुद ही वहां पर सर्वेक्षण करूं और कहूं ये मुझे लगता है कि मेरी है तो मेरी हो गई। 16 सितंबर को सवाल पब्लिका में टाइम्स नाउ नवभारत के एडिटर इन चीफ नविका कुमार ने वक्फ एक्ट की धारा 40 को देश के सामने रखा तो जो इस कानून से अनजान थे वो दंग रह गए। वक्फ एक्ट 1995 की ऐसी एक नहीं बल्कि कई और धाराएं हैं जो इसे जमीन कब्जाने की सुप्रीम अथॉरिटी देती हैं। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 54 कहता है वक्फ बोर्ड सिर्फ किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति ही नहीं घोषित कर सकता बल्कि वो उस संपत्ति पर एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए डीएम को भी कह सकता है। डीएम को ऐसी संपत्ति को खाली करवाना होगा, यानी कि वक्फ बोर्ड बन गई सरकार और सरकार आदेश देगी तो डीएम वहां से सब कुछ हटा देगा जो वहां पहले मौजूद हो। अभी ये तो अजीब बात है। मतलब वक्फ बोर्ड ने जिस जमीन को अपना मान लिया उसकी मिल्कियत भी उसे मिलकर रहेगी। इसकी मिसाल है दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बेहद करीब की वो प्रॉपर्टी जिस पर डीडीए को भी अपना दावा छोड़ना पड़ रहा है। दिल्ली के ल्यूटियंस जोन का ये करजन रोड जिसे आप कस्तूरबा गांधी मार्ग कहते हैं और इंडिया गेट से सर्कल से आप जैसे ही आएंगे पहले गोल चक्कर के ठीक सामने ये आपको जो मस्जिद दिख रही है जिस अब्दुल हक मस्जिद जो भारतीय विद्या भवन के ठीक सामने का ये पूरा इलाका ये वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के तमाम प्रॉपर्टीज़ का वो हिस्सा है जिसे 2014 में एक तरह से सरकार ने क्लेम छोड़ दिया। सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ जो वक्फ बोर्ड के आगे डीडीए को भी झुकना पड़ गया। तो इसके लिए आपको 16 सितंबर को न्यूज की पाठशाला का ये चैप्टर बहुत ध्यान से देखना होगा।
ये 5 मार्च 2014 का गजट है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली में लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की 61 और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की 62 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी जाएंगी। इस सरकारी गजट में लिखा है कि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण के कंट्रोल में आने वाली वक्फ संपत्तियों पर अपने अधिग्रहण के अधिकार को छोड़ देगी सरकार। और इन 123 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंपने के लिए बस 2 शर्तें रख दी गई कि इन संपत्तियों के एवज में सरकार या डीडीए या अन्य कोई सरकारी एजेंसी मुआवजा नहीं देगी। अरे जब जमीन ही दे दी है तो मुआवजा क्या दीजिएगा बॉस, करोड़ों की जमीन दे दी है। और दूसरी शर्त कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन संपत्तियों से जितने केस सरकार के खिलाफ किए हैं उन्हें वापस ले लिया जाए। मनमोहन सरकार के इसी गजट की वजह से दिल्ली की कई बेशकीमती प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो गया। इंडिया गेट के गोल चक्कर से कर्तव्य पथ होते हुए आप जैसे ही राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक मानसिंह रोड के बगल में आपको इजाप्तागंज की मस्जिद दिखेगी और ये भी उसी प्रॉपर्टीज़ का हिस्सा है जो कि 2014 में जिस तरीके से उसको वक्फ को दे दिया गया था। ये तो हुई वक्फ बोर्ड पर तब की सरकार की मेहरबानी की बात। अब आपको इन मेहरबानियों की वजह से लोगों की निजी जमीन पर वक्फ के कब्जे वाली साजिश के कुछ हिस्से दिखाते हैं। ये चंडीगढ़ का मनी माजरा इलाका है, जहां एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर एक परिवार की तीसरी पीढ़ी का कब्जा है, उस पर भी वक्फ बोर्ड की बुरी नजर सालों से है। इस वक्त हम चंडीगढ़ मनी माजरा में हैं और यहाँ पर एक दुकानदार हैं जिनकी तीसरी पीढ़ी यहाँ पर है और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का विवाद देखने को मिलेगा। अमीन जी बताइए, किस तरीके से आपको कितना समय हो गया यहाँ पर बैठे? मन तो 100 साल हो गए कट तीसरी पीढ़ी है हमारी यहाँ। क्या काम करते हैं आप? इलेक्ट्रिशियन का। तो ये यहाँ पर विवाद रहा कि कोई वक्फ बोर्ड भी क्लेम करता है कि हमारी जमीन है, या कुछ लोग कहते हैं कि कहीं मस्जिद भी है जी, ठीक है, यहाँ और भी डेरे हैं, कल एक डेरा नहीं है, ये हाफाई मलंग है, वहाँ भी उन्होंने राजा, वो कहते मेरी जगह है पर है नहीं जगह उन्होंने। चंडीगढ़ ही नहीं, देहरादून में भी वक्फ बोर्ड इस मजार की अगल बगल की प्रॉपर्टी पर अपना दावा करता है। इस संपत्ति को जिन्होंने खून पसीने की कमाई से खरीदा, उन्हें वक्फ बोर्ड से कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आम आदमी की जीवन भर की कमाई चौपट हो जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण है देहरादून का। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे ये एक मजार है, ये मजार है खसरा नंबर 6, 8, 11 की, और जबकि इसके बराबर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो खसरा नंबर 3 की हैं। और खसरा नंबर 3 पर वक्फ बोर्ड जो कहता है, उसका कहने के अनुसार ये है कि ये जो खसरा नंबर 3 है उस पे सीधा सीधा अधिकार उन लोगों का है। 2011 में खरीदी थी मैंने प्रॉपर्टी, नसीम बेगम से खरीदी थी मैंने जमीन, तो 10-11 साल से उसके बाद वक्फ बोर्ड वालों ने हमारे को बार बार परेशान करा, बार बार हमारी डेटें लगाई और अब तो इनके पास कोई कागज ही नहीं है, इनके पास कोई कागज ही नहीं है जिससे हम ये प्रूव कर सके हमारी जमीन है। आई बस में ये बेकार में हमारे को टॉर्चर करते जा रहे हैं दिन पे दिन। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, वक्फ बोर्ड वालों ने जमीन कब्जाने में किसी को भी नहीं बख्शा। आलम यह है कि देहरादून के सज्जाद अरशद को भी हर वक्त वक्फ बोर्ड के हाथों अपनी संपत्ति गंवाने का डर सताता रहता है। वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ था, जो मैंने पढ़ा है कि बेवाओं के लिए, जो लड़की जवान है उनकी शादी के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके सहारे के लिए कुछ भी नहीं है। 50 करोड़ रुपए लेके बैठे हैं बैंक बैलेंस, बताओ क्या करते हैं। बस जमीनों पे कब्जा है, जहाँ पे आप देख लीजिए कलियर में 100 मज़ार हैं, 5 मज़ार ऐसे हैं जहाँ आमदनी है वहाँ बैठे हैं, 95 मज़ार ऐसे हैं जहाँ पे कोई आमदनी नहीं है, वहाँ से कोई मतलब नहीं है। वहाँ आमदनी होनी शुरू होगी, वहाँ चादर भी उठा के बैठ जाएंगे, जहाँ आमदनी है वहाँ वक्फ बोर्ड का मतलब है।